क्या होगा जब आपके सपने आपकी असल जिंदगी में दस्तक देने लगे। एक युवा स्क्रिप्ट राइटर सांग-यू की कहानी जो गरीबी, तन्हाई और भयानक सपनों से जूझ रहा है। सपनों की इस खौफनाक दुनिया में सांग-यू ने ऐसा राज खोजा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या इसके पीछे छिपा था और भी बड़ा रहस्य। जानिए इस अनोखी कहानी को जहां सपने और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? उससे पहले आपसे विनती है कि आप अपने इस चैनल हिंदी एक्सप्लेनर्स को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के सांग-यू से जो गरीबी में जी रहा है। सांग-यू एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन उसकी लिखी कहानियां भी उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं कर पाई हैं। उसके पास न तो कोई अस्थायी नौकरी है, न दोस्त, और उसके माता पिता भी उसे बचपन में छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन सांग-यू की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या कुछ और ही है। वह पिछले 6 महीनों से ठीक से सो नहीं पाया है। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है उसे एक भयानक राक्षस दिखाई देता है तो सपने में उसे मार डालता है। यह राक्षस उसकी नींद को एक खतरनाक अनुभव बदल देता है। सांग-यू इस डर के कारण दिन रात परेशान रहता है। आज की रात सांग-यू मेट्रो में सफर कर रहा होता है। चारों ओर यात्री हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक वही राक्षस प्रकट होता है। वह सांग-यू के बाल पकड़ता है और मेट्रो के फर्श में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़ते हुए उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन अगले ही पल सांग-यू की आंखें खुल जाती है। वह बिस्तर पर पसीने से लथपथ होता है। यह सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना असली कि वह कांपने लगता है। इस डरावने सपने के बाद वह खुद को शांत करने के लिए कुछ लिखने का फैसला करता है। जैसे ही वह लिखने बैठता है अचानक उसका मकान मालिक दरवाजा खटखटाता है। मकान मालिक बाहर से ऐसा दिखावा करता है जैसे वह उसके लिए खाना लाया हो, लेकिन सांग-यू को पता है कि मकान मालिक असल में किराया मांगने आया है जिसे वह चुका नहीं सकता। वह तुरंत खिड़की से नीचे कूदता है और वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं। सांग-यू सड़क पर चलते हुए उन तमाम मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों को याद करता है जिनसे उसने अपने डरावने सपने के बारे में बात की थी। हर किसी का इन सपनों को लेकर अलग अलग नजरिया था, लेकिन इनमें से कोई भी सांग-यू की मदद नहीं कर सका। अपनी हालत और भूख से परेशान होकर वह एक फूड स्टॉल पर रुकता है और बिना अंडे वाला पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन स्टॉल का मालिक सांग-यू की हालत पर दया करते हुए उसे अंडे वाला पैनकेक मुफ्त में दे देता है। जब तक उसका पैनकेक तैयार हो रहा होता है सांग-यू सड़क के दूसरी तरफ एक कैफे को देखता है जहां हुआर काम कर रही होती है। सांग-यू हुआर से गहरा लगाव रखता है। वह उससे कई साल पहले मिला था जब अपने दोस्तों के साथ वह एक क्लब में गया था। वहां हुआर ने एक लाइव परफॉर्मेंस दी थी और उसकी खूबसूरत आवाज ने सांग-यू को मोहित कर दिया था। तब से वह अक्सर हुआर के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही उसका पैनकेक तैयार होता है सांग-यू उसे खुशी खुशी खाने लगता है, कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूलकर। सांग-यू पैनकेक खा रहा होता है तभी वह अचानक चौंक जाता है क्योंकि पीछे से उसका मैनेजर सांग-जी आ जाता है। सांग-यू उसे देखकर डर के मारे भागने लगता है और जल्दबाजी में उसका पैनकेक नीचे गिर जाता है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और सांग-जी उसे पकड़ लेता है। सांग-जी उसे एक रेस्तरां में ले जाता है जहां वह उसे नूडल्स खाते हुए डांटने लगता है। सांग-जी उसे याद दिलाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट समय पर डिलीवर नहीं की। परेशान सांग-यू अपने सपनों में आने वाली डरावनी राक्षस की समस्या के बारे में बताता है और कहता है कि वह अपनी स्थिति के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन सांग-जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट पूरी करने का आदेश देता है। सांग-यू जब वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि उसका सारा सामान गेट के बाहर पड़ा है और दरवाजा बंद है। मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मजबूरी में वह रात बिताने के लिए कैफे में जाता है। वहां वह लैपटॉप खोलकर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भयानक भूख उसे कुछ भी सोचने नहीं देती। थक हार कर वह वहीं सो जाता है। सोने के दौरान वह फिर से उसे राक्षस का सामना करता है जो पहले भी उसके सपने में आता था। राक्षस अपनी जंजीरों से उसका गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर पटक कर उसे मार डालता है। जब सांग-यू एक बार फिर सपने में मरने के बाद जागता है तो उसे एहसास होता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। सांग-यू अब सपनों और हकीकत के बीच का फर्क समझने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। उसने सांग-जी को मैसेज भेजा और बताया कि वह अब अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है। आत्महत्या के लिए उसने हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग चुनी और उसी की छत के किनारे पर खड़ा हो गया। जैसे ही वह कूदने की तैयारी कर रहा होता है फूड स्टॉल का वही दयालु आदमी वहां आ जाता है, उसे बचा लेता है।
उसने सेंग्यू को फ्री में एक पैनकेक दिया और उसके साथ बैठकर बात की। उसने सेंग्यू को समझाया, जब भी तुम सपने में हो तो खुद से कहो आई एम ड्रीमिंग। यह तुम्हें तुरंत सपने से बाहर लाएगा। उस रात सेंग्यू छत पर बैठकर हुआ को दूर से देखता रहा। अगले दिन भूख से परेशान होकर उसने अपना फोन बेच दिया ताकि खाने के लिए कुछ पैसे मिल सके। थोड़े से पैसों से उसने खाना खरीदा, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वह एक स्टोर में गया और चोरी करने का विचार किया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने खाना खरीदा और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगा। अचानक हुआर वहां आ गई। उसे देखकर सेंग्यू चौंक गया। पहले उसे लगा कि यह हकीकत है, लेकिन तभी हुआर का चेहरा बदलकर राक्षस का रूप ले लेता है। राक्षस सेंग्यू को खींचते हुए कांच की दीवार की तरफ धक्का देने लगता है। वहीं दूसरी ओर स्टोर मैनेजर को लगता है कि सेंग्यू को कोई पैनिक अटैक आया है। राक्षस सेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच तोड़कर स्टोर के अंदर फेंक देता है। सेंग्यू अचानक फूड स्टॉल वाले आदमी की बात याद करता है। वह राक्षस की तलवार को कसकर पकड़ लेता है और जोर से कहता है आई एम ड्रीमिंग। यह कहते ही वह अपने सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में राक्षस की तलवार सच में थी। स्टोर मैनेजर ने एम्बुलेंस बुला ली थी, लेकिन सेंग्यू वहां से भाग निकला। वह तलवार को अपने साथ सुरक्षित रखते हुए एक पार्क में रात बिताता है। अगली सुबह सेंग्यू उस रहस्यमय तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में जाता है। तलवार को देखते ही दुकानदार की आंखें चमक उठती है और वे इसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सेंग्यू को एहसास होता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। कई दुकानों में बार्गेनिंग करने के बाद आखिरकार वह एक दुकानदार से मोटी रकम में तलवार को बेच देता है। पैसे मिलते ही सेंग्यू अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करता है। वह बिना वक्त बर्बाद किए नए लैपटॉप खरीदता है, शानदार रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाता है और एक फैंसी होटल में ठहरता है। वह सेविंग करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपना लुक पूरी तरह बदल लेता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। रात होते ही सेंग्यू नींद की गोलियां लेता है और जानबूझकर सपने का इंतजार करता है। सपना उसे उसी होटल में आता है जहां वह ठहरा हुआ है। वह अपना कमरा छोड़कर होटल के कॉरिडोर में घूमने लगता है। सपना सच में है या नहीं यह जानने के लिए वह एक फ्लावर पॉट उठाकर कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। तभी अचानक दीवार तोड़कर वहीं राक्षस प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लिए हुए आया है। राक्षस सेंग्यू का पीछा करता है और कुल्हाड़ी से उसे पर हमला करना शुरू करता है। सेंग्यू को कई जगह चोट लगती है और वह दर्द से कराह उठता है, लेकिन हिम्मत करके वह कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और तेजी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। अगले ही पल सेंग्यू जाग जाता है। उसके हाथों में राक्षस की सोने की कुल्हाड़ी होती है और उसके घाव सभी भर चुके होते हैं। अगली सुबह सेंग्यू कुल्हाड़ी को फिर उसी एंटीक दुकानदार को बेच देता है और मोटी रकम वसूल करता है। पैसों का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेता है। वह मस्ती में नाचता है और अपनी नई मिली खुशियों में खो जाता है। सेंग्यू ने आज रात एक नई रणनीति बनाई। उसने सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम की तस्वीरें देखी ताकि वह म्यूजियम उसके सपने में आ सके। उसकी योजना काम कर गई, क्योंकि वह सपने में खुद को उसी म्यूजियम में पाता है। चारों तरफ एंटीक चीजें रखी होती हैं। सेंग्यू ध्यान से हर चीज को घूरता है और उनकी कीमतों का अंदाजा लगाता है। वह सबसे महंगी चीज को चुन लेता है और राक्षस के आने का इंतजार करता है। कुछ ही देर में राक्षस प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह मशीन गन लेकर आता है। यह सेंग्यू की योजना के बिल्कुल विपरीत था। राक्षस मशीन गन से गोलियां चलाने शुरू करता है और सेंग्यू दौड़ता हुआ खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। सेंग्यू चौंक कर अपने होटल के बेडरूम में जाग जाता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फौरन एक और नींद की गोली ली और वापस सपने में चला गया। इस बार उसने तेजी से दौड़ते हुए म्यूजियम की 2 सबसे महंगी एंटीक चीजों को उठा लिया। राक्षस ने फिर से हमला किया, लेकिन सेंग्यू ने तुरंत दोनों चीजों को पकड़कर जोर से कहा आई एम ड्रीमिंग। वह जागते ही खुद को अपने होटल के बेडरूम में पाता है और दोनों एंटीक चीजें भी उसके साथ थी। इस बार उसकी योजना सफल हो गई थी। वह उन अनमोल चीजों को लेकर प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास गया। उसने उन्हें अमीर लोगों के साथ डील करने के लिए राजी किया और ज्यादा मुनाफा कमाने की योजना बनाई। आखिरकार उसे इन चीजों के बदले $2 मिलियन का सौदा मिल गया। जब वह डीलर्स से मिलकर बाहर निकल रहा था तो रास्ते में उसका सामना सेंग जी से हो गया। सेंग जी बहुत गुस्से में उसके पास आया, क्योंकि उसे लगा था कि सेंग्यू मर चुका है। सेंग जी को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे वो पैसे वापस कर देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे।
अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है। काफी ऑर्डर करने के बाद वह उसे पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है, लेकिन हुआर उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसी रात सेंग्यू और सेंगजी एक साथ डिनर पर ड्रिंक करते हैं। सेंगजी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है। वह सेंग्यू को उसके होटल के कमरे में तक ले जाता है। जब सेंग्यू बिस्तर पर सो जाता है, सेंगजी वहां से जाने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और सेंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक सेंग्यू सोने की चेन से भरे हाथों के साथ जागता है और सेंगजी उसका राज समझ जाता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर का कैफे खरीदने की पेशकश करता है। वह डील करता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो दोनों इसे बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा। सेंग्यू की उदारता देखकर हुआर प्रभावित होती है और उसे डिनर के लिए आमंत्रित करती है। वहां दोनों अपने साझा बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद सेंग्यू अपने होटल के कमरे में लौटता है और अपने रोमांचक सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है। अपने सपनों में वह एक बैंक लूटता है और यह दिखाता है कि अब उसे इन चीजों में महारत हासिल हो चुकी है। उसका अब अपने सपनों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। जो राक्षस पहले उसे डराते थे वह उनका डटकर सामना करता है। अपने सपने से सेंग्यू एक शानदार लाल रंग की लग्जरी कार भी लाता है। साथ ही वह उस फूड स्टाइल वाले व्यक्ति को एक बैग भरकर पैसे गिफ्ट करता है, जिसने कई बार उसे मुफ्त में खाना खिलाया था। कैफे बंद होने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है। बातचीत के दौरान हुआर अंदाजा लगा लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। यह जानकर सेंग्यू थोड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पहचान छिपी रहे। अब पहचान छुपाने के लिए वह जल्दी से एक स्क्रिप्ट लिखता है और सेंग्यू को पढ़ने के लिए देता है। इसी बीच सेंग्यू एक गहरी नींद में चला जाता है और सपना देखने लगता है। जब वह जागता है तो देखता है कि सेंग्यू स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रो रहा है। स्क्रिप्ट इतनी प्रभावशाली होती है कि दोनों इसे एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं। साथ ही वे बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि फिल्म सुपरहिट हो सके। कुछ दिनों बाद सेंग्यू अपने सपनों में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि एक राक्षसी साधु सिंहासन पर गर्दन झुकाए बैठा है। सेंग्यू को साधु के शरीर पर एक गोल्डन बेल्ट दिखाई देता है। जब वह उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं और जलने का एहसास होता है, लेकिन सेंग्यू हार मानने वाला नहीं होता। वह अपना हाथ पीछे खींचता है और फिर से कोशिश करता है। इस बार वह सफलता हासिल करता है और बेल्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है। एक रात सेंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहां वह कभी सुसाइड करने की कोशिश कर चुका था। वह हुआर को फायर क्रैकर शो दिखाता है, जिसे उसने खास तौर पर उसके लिए आयोजित किया था। हुआर इस अद्भुत पल से काफी प्रभावित होती है। उस रात जब सेंग्यू अपने कमरे में लौटता है तो सेंगजी उससे कहता है कि आज रात किसी खजाने को लूटने की योजना बनाएं, लेकिन सेंग्यू मना कर देता है और अकेला सोने चला जाता है। सपने में सेंग्यू खुद को एक लंबी और खाली बिल्डिंग में पाता है और बालकनी की ओर बढ़ता है जहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी अचानक सेंग्यू अपने सपने से बाहर आ जाता है और अपने कंधे और चेहरे पर जले हुए नए निशान देखता है। अगले दिन सेंग्यू फूड स्टाल वाले आदमी से सलाह लेने के लिए जाता है, लेकिन स्टाल के पास पहुंचने से पहले ही एक वैन उसके पास आकर रुकती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब ये उसके सिर से कपड़ा हटाते हैं तो सेंग्यू देखता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। इन बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है। सांग जी सेंग्यू को छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आता है, लेकिन चैंग जी के लोग ने न सिर्फ पैसे लेते हैं बल्कि सांग जी को भी पकड़कर किडनैप कर लेते हैं। अब कोई विकल्प न बचने पर सेंग्यू बेहोश सांग जी के साथ बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वह उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखी एंटीक और कीमती चीजें दिखाता है। इसी दौरान हुआर सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलती है, एक बदमाश उसके सिर पर कपड़ा डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहां सेंग्यू और सांग जी को रखा गया था। चैंग जी हुआर को उकसाने और परेशान करने की कोशिश करता है। तभी सांग जी को होश आ जाता है। हुआर गुस्से में चांग जी को लात मारती है, लेकिन वह बच निकलता है। इधर सांग्यू एक बदमाश को दांत से काटकर खुद को छुड़ा लेता है। किसी तरह सांग्यू, सांगजी और हुआर मिलकर बदमाशों से भाग निकलते हैं। सांग्यू, हुआर और सांगजी ज्यादा दूर नहीं भाग पाते क्योंकि सांग्यू का खून लगातार बह रहा होता है। स्थिति गंभीर देखकर सांगजी बदमाशों को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है ताकि सेंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश बेहद प्रशिक्षित होते हैं और वे अकेले सांगजी उनका सामना नहीं कर पाता। आखिरकार बदमाश मिलकर सांगजी को मार डालते हैं।
उधर सांग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है। वह दोनों के साथ बुरी तरह मारपीट करता है। जैसे ही यह संघर्ष चल रहा होता है, सांग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडहरों के बीच पाता है। वह देखता है कि उसका पूरा शरीर काले पानी से ढका हुआ है। जैसे ही वह हिलते डुलता है, पानी धीरे धीरे उसकी त्वचा से हटने लगता है। चारों ओर देखने के बाद वह एक चमकते हुए गेट के पास पहुंचता है। गेट में उसे दिखाया जाता है कि उस रात जब वह स्टोर के बाहर गिरा हुआ था, उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। यह दृश्य खत्म होते ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उसका खून बहता और तेज हो जाता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है। सांग्यू का रूप दानव यानी एक राक्षस में बदलने लगता है। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट होती है। अब अपनी नई शक्ति के साथ वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार जब दीवार टूटती है, राक्षस सांग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है। वह मशीन गन उठाकर सभी बदमाशों को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद राक्षस सांग्यू की ओर बढ़ता है और बिना किसी दया के उसे भी खत्म कर देता है। तभी सांग्यू द्वारा अपने सपनों में लाई गई सारी एंटीक चीजें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। न सिर्फ उसके अपार्टमेंट में, बल्कि उन अमीर लोगों के संग्रह से भी उन्होंने जिसे खरीदा था। जब सांग्यू जागता है तो खुद को उसी स्टोर के बाहर पाता है जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। वह समझता है कि अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक लंबा सपना था। वही हुआर, जो उसे पहले ही पहचान चुकी थी, उसके पास आती है। हुआर बताती है कि उसने सांग्यू को एक कॉन्सर्ट में देखा था और उसे उसकी हालत पर दया आ गई थी। वह सांग्यू को रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सांग्यू नूडल्स खा रहा होता है, हुआर उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई कहानी एक मैगजीन में पढ़ी थी। उसे वह कहानी बेहद पसंद आई और वह मानती है कि यह एक बड़ी कीमत पर बिक सकती है। तब तक वह सांग्यू को अपने कैफे में काम करने की नौकरी देने का प्रस्ताव देती है। यह सुनते ही सांग्यू टूट जाता है और रोने लगता है। दिनों बाद अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट सांग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास खाना ऑर्डर करने जाता है। वह उसे एक बैग लौटाता है जिसमें सांग्यू के दिए हुए पैसे होते हैं। स्टॉल वाला आदमी अपने पेट पर एक निशान दिखाता है और बताता है कि उसके पास भी वही शक्तियां थीं जो सांग्यू के पास थीं, लेकिन उसने यह साधारण जीवन चुनना सही समझा। जैसे ही सांग्यू उसकी कहानी सुनता है, उसके पीछे उसके सपने का खंडहर दिखाई देने लगता है। वह समझता है कि गैंगस्टर को मारने वाला राक्षस अब भी उसका पीछा कर रहा है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।